नमस्कार, मैं अभिनयन। क्या आपको पता है कि माया नगरी मुंबई के एक कमरे में बैठकर अभिनेता अमिताभ बच्चन के अपहरण की साजिश रची गई थी? क्या आपको पता है कि उस साजिश में कौन कौन शामिल था? क्या आपको पता है कि उस कमरे में एक अदाकारा भी मौजूद थी? इस अपहरण की साजिश रची थी डॉन बबलू श्रीवास्तव के गुरु ने। डॉन बबलू श्रीवास्तव के बारे में आपको पता ही होगा। बबलू श्रीवास्तव के ऊपर हमने 2 एपिसोड पहले भी बनाए हैं। बबलू श्रीवास्तव वो डॉन है जिसके शातिर दिमाग का कायल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी था। बबलू श्रीवास्तव के गुरु ने अभिनेता अमिताभ बच्चन के अपहरण की साजिश रची। सदी का महानायक हो या व्यापार का नायक, वो चुन चुन के करता था अपहरण। केवल अमिताभ बच्चन के ही नहीं, ना जाने किस किस के अपहरण की साजिश रची गई और कई अपहरण को अंजाम भी दिया गया, पैसे भी वसूले गए और हत्याएं भी की गई। ना व्यापारी बचा ना व्यापार, वो जिसका नाम सुनते ही फैल जाता था डर। लेकिन बबलू श्रीवास्तव के गुरु का एनकाउंटर हो गया और सवाल यही है, क्या इस एनकाउंटर के पीछे कहीं बबलू श्रीवास्तव का हाथ तो नहीं? सवाल यही है कि आखिर बबलू श्रीवास्तव का गुरु कौन था? सवाल यही है कि बबलू श्रीवास्तव के गुरु और बबलू श्रीवास्तव के संबंध कैसे थे? सवाल यही है कि इस गैंग में कौन कौन शामिल था और सवाल यही है कि आखिर इस एनकाउंटर को अंजाम कैसे दिया गया और किसने दिया। जब राजू भटनागर ने मेरे सामने ही, मेरी आंख के सामने दोनों हाथों से मेरे एसपी सिटी साहब के ऊपर फायर झोंक दिया, तो उस वक्त में मुझे ये सोचने का मेरे पास कोई वक्त नहीं था कि मुझे आगे क्या करना है। पहली बार अपना भारत टाइम्स पर देखिए बबलू श्रीवास्तव के गुरु का एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। वो व्यापारियों के लिए बन जाता था कहर, नाम था राजू भटनागर। यूं तो 80 के दशक में अपराध का इतिहास लंबा है। कई ऐसे अपराधी हुए जिनकी चर्चाएं आज भी होती हैं, चाहे वो नाम बबलू श्रीवास्तव का हो या राजू भटनागर का। हमने बबलू श्रीवास्तव के बारे में आपको पहले भी बताया है, लेकिन आज बात करेंगे राजू भटनागर की, जिसको किडनैपिंग किंग कहा जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड डिप्टी एसपी AK उपाध्याय, जिन्होंने राजू भटनागर को गोली मारी थी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। राजू भटनागर किस तरह का अपराधी था? उसका बैकग्राउंड क्या था? सन 80 से 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में 2 तरह की गैंग संचालित हो रहे थे, जिनमें एक गैंग तो चंबल और बिहार के डाकुओं का होता था और दूसरा अर्बन एरिया में हाई प्रोफाइल स्टैंडर्ड मेंटेन करके रहने वाले कुख्यात अपराधी बबलू श्रीवास्तव, राजू भटनागर और इनके एक साथी लक्ष्मी नारायण, ये लोग रैंसम का काम ज्यादा करते थे और मोटी रकम डॉक्टरों से, बड़े बड़े व्यापारियों से और अन्य इस तरीके के धनाढ्य लोगों से वसूलते थे। लेकिन उसकी असल कहानी कहां से शुरू होती है? वो कैसे अपराधी बनता है? किस तरह से अपराध की दुनिया में वो कदम रखता है? राजू भटनागर के बारे में जब और जानकारी की गई और जानकारी जो मुझे मिली, मैंने जो सुनी, वो अपने छात्र जीवन से ही, बचपन से ही कुछ विकृत प्रवृत्ति का था। उसको पैसे कमाने के लिए लालच रहता था, इसीलिए उसने पढ़ाई पूरी न करके और कुछ गलत लोगों की सोबत में आके अपराध जगत में अपना पैर जमाया
रखा। और इतना ही नहीं, उसने बड़े बड़े गैंगों के साथ मिलकर रैंसम, किडनैपिंग जैसे अपराध ही वो करता था, इसका एक्सपर्ट था। और उसने अरबों की संपत्ति अर्जित की। तो ये बबलू श्रीवास्तव और राजू भटनागर दोनों एक ही साथ के थे? ये एक ही साथ के थे। इन लोगों ने, इनकी जो पीछे बात ज्यादा कोई अधिकारी उस इस तरह का पड़ता था तो ये लोग उसकी हत्या भी करते थे। अच्छा, ये रहने वाले कहाँ के थे बेसिक? राजू भटनागर बेसिकली रहने वाला जनपद हमीरपुर राठ उत्तर प्रदेश का था। और इसका साथी लक्ष्मी नारायण वो भी वहीं का था। और बबलू श्रीवास्तव ये जनपद लखनऊ का, ये पीली कोठी लाल कोठी मोहल्ला है, वहां का रहने वाला था। और ये एक ही साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे? नहीं, ये नहीं, एक साथ नहीं पढ़ते थे। राजू भटनागर तो शुरुआती पढ़ाई उसने वहीं हमीरपुर से की, राठ से। उसके बाद ये पढ़ाई छोड़ के और इस अपराध करने लगा। शुरू में छोटे मोटे अपराध किए, बाद में इसने एक बड़ा गैंग बना लिया। एक दो बार जेल गया, जेल में इसके और बड़े अपराधियों से मेल मिलाप हुआ तो उसने फिर एक बड़ा संगठित गिरोह बनाया। तो बबलू श्रीवास्तव और राजू भटनागर की जो मेरे ख्याल से जो मुझे याद आ रहा है, इनकी मुलाकात और दोस्ती जेल से हुई। जेल से मुलाकात हुई? और जेल से ही में ही बैठ के इन लोगों ने एक अच्छी योजना बनाई और इन्होंने अपने को अपराध का बेताज बादशाह बनने की ठान ली। लखनऊ के अंदर उन्होंने किस तरह से अपराध का विस्तार किया या अपराध किया किस तरह से? कोई और भी माफिया रहा जिसके संरक्षण में ये गए? नहीं, माफिया के संरक्षण में थे, ये स्वयं माफिया थे, ये आपराधिक माफिया थे। बबलू श्रीवास्तव ने तो इलाहाबाद में एक कमिश्नर का भी मर्डर किया था और भी तमाम मर्डर किए। हाँ, ये है कि बबलू श्रीवास्तव पहले जो लखनऊ के जो माफिया थे, जो बाद में सफेद पोश हो गए, उनके अंडर में रह के अपराध किए और कई बार जेल गया। वहीं इसकी राजू भटनागर से मुलाकात हुई और उसके बाद तो ये अपराध जगत में छा गए। इनके नाम से ही लोगों को बहुत दहशत थी। पुलिस के पास इनका कोई पुख्ता जानकारी, फोटो न होने के कारण यहां तक कि बहुत से बड़े धड़ाढ्य लोग इनके विरुद्ध तो अपराध लिखाने की भी चेष्टा नहीं करते थे। इतना उनके अंदर भय, डर था। कुछ लोग तो इस कारण नहीं लिखाते थे कि उनके पास जो पैसा गया है, जो उन्होंने दिया है, वो शो करने लायक है या नहीं है। मतलब ये इतनी बड़ी रकम मांग लेते थे कि सामने वाले की हिम्मत नहीं होती थी कि वो मामला दर्ज करवाए थी। और वो अपना घर द्वार से लेके सब कुछ बेच के इनकी अपने प्रिय को छुड़ाने के लिए इनको भरपाई करते थे। अच्छा, कहा जाता है कि बबलू श्रीवास्तव हो या राजू भटनागर, इन्होंने केवल उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कलाकार, इनकी किडनैपिंग की कोशिश की और उसमें कई कोशिशों में सफल भी हुए। इन्होंने बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को किडनैप, रैंसम करके करोड़ों की संपत्ति बरामद की। उससे इन्होंने आधुनिक हथियार खरीदे। इनके पास एक संगठित गिरोह था और इनका रहन सहन और स्टैंडर्ड इस लेवल का था कि कोई उनको देख के कह ही नहीं सकता था कि अपराधी हैं। इसीलिए इनको आजकल की जो नई जनरेशन है, जिसको भौतिक सुख की लालसा रहती है, उन लोगों से दोस्ती करके ये हॉस्टलों में और ऐसे स्थानों पे छुपकर रहते थे, जैसे छात्रावास हो गए हैं। राजू भटनागर बाद में जानकारी ये भी मिली कि ये इलाहाबाद में ही एक छात्रावास में रहता था और वहीं से अपने पूरे गिरोह का संचालन करता था। यही हाल बबलू श्रीवास्तव का था। और जिस दिन राजू भटनागर से मुठभेड़ हुई है, उस दिन भी ये लोग अपनी गाड़ी ठीक करा के और फैजाबाद से एक बड़े व्यापारी की अपहरण करने की योजना इन्होंने बना रखी थी।
अगर ये उस दिन पकड़े या मारे ना जाते तो एक बड़ा सेठ कोई फैजाबाद से भी अपहरण होता। कहा जाता है कि राजू भटनागर ने अमिताभ बच्चन के किडनैपिंग की भी योजना बना रखी थी। अब मैं बता तो रहा हूं कि राजू भटनागर तो किडनैपिंग में इतना एक्सपर्ट था और उसके पास इतने अपराधियों के सूत्र थे कि वो किसी की भी योजना बना सकता था। जैसे एक समय में श्री प्रकाश शुक्ला ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सुपारी ले ली थी, इसी तरह से राजू भटनागर भी बड़े बड़े उद्योगपतियों का, फिल्म स्टारों का और महत्वपूर्ण लोगों का अपहरण करने की योजना में हमेशा सक्रिय रहता था। तो ये क्या पूरा अमिताभ बच्चन को लेकर जो कहानी आती है, क्या है पूरी कहानी? किस तरह से ये किडनैपिंग की योजना बनी? इसमें कामयाब हुए कि नहीं हुए? क्या था वो? इसमें जानकारी ये है कि चूंकि अमिताभ बच्चन भी इलाहाबाद के ही रहने वाले थे और इन लोगों का आपराधिक जीवन की शुरुआत और ज्यादातर शेल्टर लेने का स्थान इलाहाबाद ही रहा। जब इन्होंने अमिताभ बच्चन की वैभवता को देखा तो ये अपना मन बनाया कि अगर इनको अपहरण कर लेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा मोटी रकम मिलेगी। ऐसा सुना था लेकिन कहीं एक चीज रिकॉर्ड में नहीं है। सन 88 में मेरी नियुक्ति जनपद लखनऊ में नवीन गल्ला मंडी चौकी थाना अलीगंज में नियुक्ति थी। उस समय एसपी सिटी के पद पर श्री एसएन सिंह नियुक्त थे और कानपुर सिटी में एसपी सिटी के पद पर श्री ए.के. गुप्ता तैनात थे। एक कानपुर की किडनैपिंग के मामले में श्री ए.के. गुप्ता एसपी सिटी कानपुर ने राजाजीपुरम क्षेत्र में दबिश देके राजू भटनागर के सक्रिय गैंग के सदस्य लक्ष्मी नारायण व उनके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया था और अपहर्ता को सकुशल बरामद किया था। इस घटना के बाद हमारे एसपी सिटी श्री एसएन सिंह साहब ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई कि राजू भटनागर भी गैंग लीडर था उस समय और बबलू श्रीवास्तव उसका दाहिना हाथ था। तो बबलू श्रीवास्तव और राजू भटनागर की खोजबीन में कई टीमें लग गई। चूंकि मैं गल्ला मंडी पर नियुक्त था तो मुझे 9 जनवरी 88 को रात करीब 8:30-9 बजे सूचना मिली कि गल्ला मंडी के अंदर अन्ना जो जिनकी भी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है और जो मंडी पे अवैध वसूली करते थे, जिसको मैंने पूरी तरह से बंद करा रखा था, कि उनके कुछ गुर्गे नमीर मंडी के अंदर शराब और अन्य चीज़ों की पार्टी कर रहे हैं। तो मैंने अपने चौकी की फोर्स को लेकर उनकी घेराबंदी की तो मुझे एक व्यक्ति मिला, मैंने पकड़ा, जिसने बबलू श्रीवास्तव और राजू भटनागर के बारे में बड़ी अहम जानकारियां दी और उसने ये भी बताया कि साहब किसी उच्च अधिकारी से मेरी बात कराई। तो मैं उस व्यक्ति को, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, को लेके रात करीब 11 बजे एसपी सिटी, तत्कालीन एसपी सिटी श्री एसएन सिंह के बगले पर केसरबाग पहुंचा और एसपी सिटी साहब ने उससे पूरी बात सुनी। तो ज्ञात हुआ कि राजू भटनागर विकास नगर में एक सुनीता तिवारी नामक महिला को साथ लेकर किसी किराए के मकान में रहता था। तो एसपी सिटी के निर्देशन में और उनके कुशल नेतृत्व में हमारी टीम में एन.के. सिंह साहब,
जो एसओ अलीगंज थे, लेकिन उस समय वो पेशकार एसएसपी लखनऊ थे, उनको साथ लेके व अन्य फोर्स को लेके विकास नगर में दबिश दी। तो वहाँ पता चला कि यहाँ रहते थे, लेकिन उस दिन वो वहाँ से निकल चुके थे इलाहाबाद के लिए। तो इसी को सूचना को और आगे डेवलप किया तो जानकारी मिली कि बबलू श्रीवास्तव और राजू भटनागर का पूरा गैंग इलाहाबाद में मौजूद है। तो उसी समय एसपी श्री साहब ने एक योजना बनाई और उस योजना के स्वरूप उन्होंने इस बात की दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ कि राजू भटनागर को आज पकड़ना ही है। तो हम लोगों की एक टीम लखनऊ से रात 12 बजे कुछ प्राइवेट गाड़ियों से, एक सरकारी जिप्सी से रवाना हुई। टीम में एसपी सिटी साहब ने मुझे, एनके सिंह साहब को और तत्कालीन इंस्पेक्टर हजरतगंज आरपी सिंह को, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी केसरबाग श्री लक्ष्मीराज सिंह को और इंस्पेक्टर हजरतगंज आरपी त्यागी को चुना और हम सब लोग पूरी टीम बना के गाड़ियों से जनवरी के भरे महीने में भयंकर कोहरे में गाड़ियों से इलाहाबाद सुबह करीब 4:30-5 बजे पहुंचे। इलाहाबाद पहुंचकर एक होटल में हम लोगों ने फ्रेश हुए, तैयार हुए और एसपी सिटी साहब के निर्देशन में कार्रवाई आगे जारी रखी। एसपी सिटी साहब के गुप्त सूत्र से निरंतर सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। उन्हीं सूचनाओं के परिप्रेक्ष्य में हम सब लोगों को की 2 टोलियां एसपी सिटी साहब ने बनाई। एक टोली में क्षेत्राधिकारी केसरबाग श्री लक्ष्मीराज सिंह और इंस्पेक्टर आरपी सिंह और उनके हमराही फोर्स को फाफा मऊ के पुल पर नाकाबंदी हेतु भेजा और एसपी सिटी साहब के मौजूदगी में, उनके नेतृत्व में मुझे और एनके सिंह साहब को और इंस्पेक्टर हजरतगंज आरपी त्यागी साहब को एसपी सिटी साहब ने अपने पास रखा। हम सब लोग एसपी सिटी साहब के दिशा निर्देशन में कानपुर इलाहाबाद नगर स्थित जॉर्ज टाउन में पहुंचे तो सूचना मिली और एक गाड़ी का नंबर ज्ञात हुआ। वो नंबर मुझे आज भी याद है। फिएट गाड़ी का नंबर था UJK 8288। तो हम लोग अलग अलग एक 2 के ग्रुप में जॉर्ज टाउन में, जो जॉर्ज टाउन ऐसी जगह है जहाँ मेन रोड के किनारे बड़े बड़े बगले बने हैं और एक नाला बना है, उसके हर बगले में जाने के लिए पुलिया बनी है। तो पुलिया की मुड़े पे बैठ के इंतजार करने लगे कि उसी दरमियान मैं इन लोगों से हट के थोड़ा आगे चौराहे तक चला गया तो फिएट गाड़ी निकली। चूंकि फिएट गाड़ी की आवाज़ एक अजीब आवाज़ होती है तो मेरी उस पर निगाह पड़ी तो मैंने नंबर प्लेट पर देखा, वही नंबर था जिसका नंबर UJK 8288 था। इसकी सूचना मैंने तत्काल एसपी सिटी साहब को दी, जो कि एक अपने गुप्त सूत्र के साथ एक बगले की पुलिया पर बैठे। तो एसपी सिटी साहब को बताई कि मैंने कहा साहब वो गाड़ी गई है और ये आगे जाके बाएं मुड़ गई है। तो पता चला कि वहाँ पर बाएं मेन रोड पर एक गैराज था, तो वो गाड़ी गैराज में चली गई। एसपी सिटी साहब ने कहा ठीक है जाओ देख के आओ, पता करके बताओ। तो मुझे अकेले भेजा, मैं वहाँ गया तो मैंने देखा गेट पे 2 व्यक्ति खड़े थे, आपस में अखबार लेके बात कर रहे थे और गाड़ी फिएट जो थी वो अंदर गैराज में सामने ही ओपन प्लेस में खड़ी थी, जिसका आगे का बोनट खुला था और गाड़ी के अंदर भी 1-2 लड़के थे। तो उसी समय
उसी गैराज के गेट के बगल में ही एक मजार टाइप बनी थी। मैं वहां बैठ गया। मैंने वहां से धीरे से इशारे से एसपी सिटी साहब को अवगत कराया कि ये लोग गाड़ी यहाँ मौजूद है। इस पर एसपी सिटी साहब और उनका सूत्र कुछ आगे चले और सूत्र वहां से वापस हो गया। एसपी सिटी साहब सादे लिबास में, ब्राउन कोट पहने हुए, जेब में हाथ डाल के आए। तो उनको देखते ही जो व्यक्ति गेट पर खड़े थे गैराज के, वो दोनों जाके फिएट में बैठ गए पीछे वाली सीट पर। एक राइट साइड से बैठा, एक लेफ्ट साइड से बैठा। एसपी सिटी साहब और मैं ठीक उस फिएट गाड़ी के पीछे, और उस पर जो सरिया की रेलिंग लगी थी, इमली का पेड़ खड़ा था, उसी के नीचे गाड़ी खड़ी थी। मैं वहीं पे मजार बनी थी, वहां बैठा था। मैं अलर्ट हो गया। मेरी रिवॉल्वर लोड थी। एसपी सिटी साहब ने जैसे ही फिएट गाड़ी की खिड़की पकड़ के और एक ललकारते हुए आवाज दी कि राजू भटनागर यू आर अंडर अरेस्ट। इसी बीच राजू भटनागर ने अपने दोनों हाथों से माउजर और पिस्टल से एसपी सिटी साहब के ऊपर फायर मारा। जैसे ही उनके ऊपर फायर मारा, चूंकि गाड़ी पीछे से पकड़ के खोल रहे थे, वो बाल बाल बचे। इसी बीच मैंने अपनी तगड़ी आवाज में राजू भटनागर को ललकारा, और जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, मैंने अपनी रिवॉल्वर से उसकी माथे पे गन शॉट से इंजर्ड कर दिया और अपनी रिवॉल्वर की 6 गोली उसके कंधे पे उतार दी ताकि पुनः करके एसपी सिटी साहब को कोई क्षति न पहुंचाते। इसी बीच बाई तरफ से एनके सिंह और इंस्पेक्टर आरपी त्यागी साहब भी आए, जो कि गैराज के बाहर लगे कटीले तारों के किनारे लेट के फायरिंग शुरू कर दी। तो उससे फायरिंग से एक गोली रिजिट होके बबलू श्रीवास्तव के करपटी से निकलती हुई निकल गई और राजू भटनागर उसी गाड़ी में ढेर हो गया। इसी बीच बबलू श्रीवास्तव जब बाहर निकला तो मैंने उसको लपक के पकड़ लिया। तो एक स्कूटर पे लेके एसपी सिटी साहब के निर्देशानुसार वहीं पर पास में ही एक हॉस्पिटल, वहाँ एसएन हॉस्पिटल लेके पहुंचे। वहां राजू के पास से एक पिस्टल 9mm की और कार्ट्रिज बरामद हुए। उसका उपचार हुआ। उस गाड़ी में राजू भटनागर और बबलू श्रीवास्तव दोनों थे? और भी कोई था? और एक आगे था, कोई अखंड प्रताप सिंह नाम का लड़का था, वो भी गिरफ्तार हुआ था। तो इन सबको पकड़ लिया गया और तत्काल डॉक्टरों की टीम बुलाई गई। तो उन्होंने राजू भटनागर को गाड़ी में ही मृत घोषित कर दिया और बबलू श्रीवास्तव का प्राथमिक उपचार दिलाने के बाद पुलिस रक्षा में ले लिया गया। इलाहाबाद जनपद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस भी आ गई, तमाम फोर्स आ गया और फिर जॉर्ज टाउन थाने में बैठ के एफआईआर लॉन्च कराई गई। पुलिस के पास इसमें राजू भटनागर के इतने दिन तक अपराधी जीवन में रहने और तरह तरह की अपहरण करने का काम इसलिए निरंतर जारी था कि पुलिस रिकॉर्ड में जो राजू भटनागर की फोटो थी, वो जब उसने हाई स्कूल की परीक्षा दी होगी, उसमें जो फोटो लगी थी, वो फोटो ही पुलिस के रिकॉर्ड में थी। बाकी पुलिस के पास राजू भटनागर के बारे में कोई ऐसी एथेंटिक सूचना नहीं थी कि जो उसे पहचाना जा सके। और इत्तेफाक की बात देखिए कि जब मैं सन 80 में दयानंद लॉ कॉलेज कानपुर से LLB की पढ़ाई कर रहा था, उस समय राजू भटनागर ने कानपुर नगर से डॉक्टर जलोटा और उनकी मिसेज डॉक्टर जलोटा दोनों का किडनैप किया करके करोड़ों रुपए की वसूली की थी। ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने एक राजू भटनागर जैसे कुख्यात आतंकी का अंत किया।
जो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे किडनैपिंग की उसने। राजू भटनागर के ऊपर और बबलू श्रीवास्तव के ऊपर उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के 7 प्रदेशों से अवार्ड घोषित था, जिसमें मध्य प्रदेश, बॉम्बे, आपका बिहार और प्रदेश थे जहां से उसके ऊपर अवार्ड घोषित हो चुका था। हसन सिंह साहब जो एडीजी से अब तो सेवानिवृत्त हो गए हैं, ये उनकी कर्मठता, उनके कुशल नेतृत्व और दिशा निर्देशन के कारण ही ऐसे कुख्यात अपराधी राजू भटनागर का अंत हुआ और बबलू श्रीवास्तव जेल पहुंचा। राजू भटनागर ने अमिताभ बच्चन के किडनैपिंग की योजना बना रखी थी, ऐसी भी कहानियां उस वक्त आई थी। बहुत बड़ा किडनैपर था ये। बबलू श्रीवास्तव के बारे में कहा जाता है, बहुत पुख्ते तौर पे कई जगह ये जानकारी इंटरनेट पे मिल जाती है। बबलू श्रीवास्तव के बारे में तो यहां तक जानकारी है कि इसने इंटरनेशनल अपराधी चार्ल्स सोमराज को तिहाड़ जेल से रिहा करवा दिया था, छुड़वा दिया था। वो कुछ मतलब भागने में उसकी मदद की थी और ये भी विदेश में जाके छुपा था। एक से भी कनेक्शन निकाला जाता है बबलू का। हाँ, ये सब इस तरह के बड़े अपराधी लेवल के अपराधी थे, इनका सबका एक दूसरे से इंटरलिंक था। ये आपस में ही अपनी अपहरण को चेंज भी कर लेते थे। अच्छा, उस दौरान जब पुलिस जांच हुई होगी, राजू भटनागर जब एनकाउंटर में मारा गया, बबलू श्रीवास्तव को पकड़ा गया, तो कुछ कहानियां निकल के सामने आई होंगी, पूछताछ हुई होगी। कहानियां निकल के आई, लेकिन तत्कालीन जिलाधिकारी इलाहाबाद ने राजू भटनागर की डेथ को इनकाउंटर में मारने के कारण पुलिस कस्टडी की डेथ न मानते हुए उन्होंने इस पर कोई मजिस्ट्रेट आदेश के भी आदेश नहीं दिए थे। उन्होंने कहा कि ये तो 2 बदमाशों का पुलिस का मुठभेड़ का मामला है, लिहाजा ये पुलिस की कस्टडी में नहीं मरा है, ये तो क्रॉस फायरिंग में मरा है। ऐसी स्थिति में इसमें कोई मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसमें कोई मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी नहीं हुई थी। तो बबलू श्रीवास्तव से जब पूछताछ हुई होगी, कुछ कहानियां राजू भटनागर के बारे में निकल के सामने आई होंगी कि उसने किस तरह से मेरे उच्च अधिकारियों ने काफी गहन पूछताछ की और इन लोगों की पूछताछ और उसके बाद उसका जो सारांश निकला वो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी मैगजीन्स में, पत्रिकाओं में, अखबारों में उस समय खूब छपा, लोगों ने पढ़ा, सुना, देखा। राजू भटनागर के एनकाउंटर में हमारी पूरी टीम को महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित भी किया गया था, जिसमें एस.एस. सिंह साहब, मैं, एन.के. सिंह साहब और आर.पी. सिंह साहब, 4 लोगों को गैलेंट्री मेडल प्रदान किया गया था। बहुत बहादुरी का काम ये तो, जैसा कि तो आप ही बता सकते हैं कि बहादुरी आपके हाथ नहीं कांपे, इतना कॉन्फिडेंस और सीधे उस अपराधी को सर में गोली मार देना। वो अपराधी गोली चला सकता है, उससे तेज तरार हाथ तो आज भी नहीं कांपते हैं। अगर कुख्यात अपराधी मिल जाएगा तो आज भी मैं उसको मारने का मादा रखता हूं, अगर वो गोली चला दिया। 80 के दशक में कई बड़े अपराधी पैदा हुए, लेकिन जब बात राजू भटनागर की और बबलू श्रीवास्तव की आती है तो उनसे बड़ा कोई अपराधी अब तक नजर नहीं आता। उन्हें किडनैपिंग किंग कहा जाता है। राजू भटनागर को एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया, तो वहीं बबलू श्रीवास्तव अभी भी जेल में है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सौद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र।